नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 4 सितंबर और थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज इतना बड़ा जो जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ कल ऑफिशियली जब न्यूज़ आ गया, उसके बाद भी आज बाजार में तेज़ी क्यों नहीं रहा। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही अलग, मे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग आपको लगेगा बाकी सब मतलब यूट्यूबर से। तो एनीवे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैंने बहुत रिसर्च करके लाया हूँ इस वीडियो को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, आज निफ्टी खुला तो था एकदम टॉप पे, बहुत अच्छा टॉप। ओके, पता निफ्टी का टॉप ना करीब करीब 24,980, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 को टच करने ही वाला था। बट वही बात हुआ जिस बात का डर था कि खुलते ही डायरेक्ट गिरावट 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 के साथ ही बाजार बंद हुआ। ओके, बाजार हालांकि पॉजिटिव में बंद हुआ, बट जिस प्राइस पे जो ओपनिंग हुआ ना उससे बहुत नीचे जाके बंद हुआ। ओके, इसे मतलब थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट एक्चुअली जनरेट होता है। ओके, अब इसका रीजन क्या है? तो देखिए, रीजन मैं 90% मैं बोलूंगा ना, डायरेक्टली ये ट्रम्प टैरिफ का रीजन है। ओके, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प इंडिया पे टैरिफ इसलिए लगाए क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया से बहुत ज़्यादा मतलब क्रूड ऑयल परचेज करता है, तो अब गलत है। ओके, ये जो आदमी है ना डोनाल्ड ट्रम्प, ये ना बस एक चीज़ के लिए मतलब पगलाया हुआ है। ये बस नोबेल प्राइज के लिए पगलाया हुआ है। ओके, आज इंडिया अगर बोल दे ना कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए हम भी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन करते हैं, तो ये तुरंत टैरिफ वैरिफ सब हटा देंगे। ओके, तो आपको पता होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर जब कुछ दिन में जब थमा, ओके, जब वार जब रुक गया, तो ट्रम्प जो है सीधा डायरेक्ट मतलब इस ये जो वार जो थमा इसका क्रेडिट लेना चाहते थे, क्योंकि इन्हें चाहिए नोबेल प्राइज। मैंने बोला ना, ये नोबेल प्राइज के लिए पगलाए हुए हैं। ओके, तो इन्हें चाहिए नोबेल प्राइज। तो इस ये वार का जो अगर रुकने का जो क्रेडिट इनको अगर मिल जाता ना, तो इनको नोबेल प्राइज मिलने का मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाता। लेकिन हुआ क्या, इंडिया ने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि ट्रम्प ने आके ये वार को रोका। इंडिया ने खुलेआम बोला कि हमारे जो डीजीएमओ के जो लेवल है उनके लेवल पे बात हुआ। ओके, अब देखिए, बात तो एक्चुअली पहले पाकिस्तान ने एक्चुअली स्टार्ट किया था। ओके, कोई वार में जब कोई वार के बीच अगर कोई शांति का बात करना शुरू कर देना, तो वो जो कमजोर पक्ष होता है वही मतलब शुरू करता है। एक्चुअली अमेरिका ने पहले पाकिस्तान ने पहले अमेरिका को फोन लगाया था, उसके बाद इंडिया ने अमेरिका को सीधा बोला कि अगर वार रुकना है तो पाकिस्तान को हमसे कांटेक्ट करने को बोलिए। ओके, ये बात एस जयशंकर ने ऑफिशियली बोला हुआ भी है। ओके, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का देखिए हालत तो खराब था। ओके, वहाँ पे एयर बेसेस उनका डिफेंस इक्विपमेंट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ओके, तो एक्चुअली में उनका डीजीएमओ ने जो बोली, उनका जो डीजीएमओ थे वो इंडिया के डीजीएमओ से कांटेक्ट किए, उसके बाद जो है ये वार का मतलब थमा। ओके, तो ट्रम्प का तो एक्चुअली तो कोई बात आया ही नहीं, कोई रोल आया नहीं, बट इनको जबरदस्ती मतलब अपना क्रेडिट चाहिए। ओके, बट ये तो मिला नहीं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हो गए, गर्मा गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और इंडिया पे 50% का टैरिफ मतलब लगा दिया। ओके, अगर आपको सच में लगता है कि इंडिया का रशिया से परचेस करने के वजह से 50% टैरिफ लगा है, तो आप खुद मुझे बोलिए, आपको पता है ये यूक्रेन का मैप है जिस जहाँ जो कि अभी वार में है रशिया के साथ। ये जो यूक्रेन है ना, ये खुद ही इंडिया का सबसे बड़ा मतलब डीजल खरीदता है इंडिया से, यूक्रेन। ओके, और इंडिया डीजल से कहाँ कहाँ से खरीदता है? इंडिया तो क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा रशिया से ही खरीदता है ना, और उसी को रिफाइन करके यूक्रेन को बेच देता है। तो आप सोचिए, जो देश खुद वार में उलझा हुआ है यूक्रेन, वो खुद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि रशिया को मतलब वार के लिए फंड कर रहा है, तो फिर इंडिया का क्या रोल आता है? ओके, जब जो फंसा हुआ है, जो वार खुद कर रहा है, वो जब खुद रशिया से खरीद रहा है मतलब क्रूड ऑयल या फिर डीजल, तो हम खरीदे तो क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो आप समझ गए ना कि रशिया वाला मेन एंगल नहीं है, मेन एंगल है कि ये मतलब नोबेल प्राइज के लिए पगलाए हुए थे। ओके, तो इनको वो तो मिला नहीं, अब लग रहा है अभी तो एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं मिला। ओके, तो इसलिए ये बहुत गुस्सा हो गया इंडिया पे और टैरिफ लगा दिया। अब टैरिफ लगाते क्या हुआ कि एफआईआई जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए। ओके, वैसे भी देखिए, पिछले कुछ साल से इंडियन मार्केट का ना, इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है। ओके, ये बात कोई डाउट नहीं है, और ऊपर से ये टैरिफ वाला भी एक डर, और टैरिफ का जो डर है उससे भी जो बड़ा डर है ना, वो है कि इंडिया यूएस का जो रिलेशन है वो खराब मतलब करते जा रहा है ये आदमी अकेला। ओके, अब जब यूएस से अगर आप रिलेशन खराब कर लीजिएगा ना, तो यूएस याद रखिए, वैसे तो खैर वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, इसमें तो नो डाउट। उसके बाद देखिए, आप कहीं पे भी चल जाइए, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया। ओके, पूरा वर्ल्ड का जो रिजर्व करेंसी डॉलर है, सब जगह तो यूएस का ही डोमिनेंस है ना। तो जब भी किसी कंट्री का रिलेशन यूएस से खराब होता है, तो उस कंट्री से ना इन्वेस्टर्स आस्ते आस्ते थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा दूर होने लगते हैं। ओके, मैं इसका आपको सबूत भी दूंगा। ओके,
फाइनेंशियली देखिए, अगर हम देखें कि यूएस कितना स्ट्रांग है, तो मैं आपको बता दूं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था ना, तो हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो तो रिजर्व करेंसी के फॉर्म में डॉलर को बहुत ज़्यादा रखती है। तो आपको पता है रशिया भी बहुत ज़्यादा मतलब डॉलर रखा था। तो अमेरिका के एक एक्शन से ना रशिया का जो पूरा 500 बिलियन डॉलर के आसपास वो डॉलर रखे थे, पूरा फ्रीज हो गया। ओके, 500 बिलियन, जस्ट इमेजिन। हमारे इंडिया के पास अभी करीब करीब, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उनके पास करीब करीब 700 डॉलर के आसपास रिजर्व मतलब करेंसी है। ओके, रिजर्व करेंसी के फॉर्म में डॉलर जो है 700 बिलियन के आसपास है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हमारा रिलेशन बद से बदतर अगर होते गया, ऐसा एक्चुअली होने वाला नहीं है। ओके, ऐसा नहीं लगता, बट जस्ट इन केस अगर हुआ तो एक्चुअली अमेरिका के पास दम मतलब वो दम है कि वो जो 700 बिलियन डॉलर है उसे मतलब फ्रीज कर दे। ओके, तो इसलिए जो है अगर ऐसा हुआ तो एक कंट्री इकोनॉमिकली बहुत सफर करती है। तो इसलिए जो है एफआईआई ऐसे कंट्री से दूरी बनाने लगते हैं। ओके, मैं आपको एक कंट्री का एग्जांपल देता हूँ जिसने कि पिछले 10-20 साल में बहुत ग्रोथ किया, बट मैं उनका स्टॉक मार्केट का भी आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब रहा है। ओके, डिस्पाइट इतना ग्रोथ। तो मैं कौन सा कंट्री की बात कर रहा हूँ? मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ चाइना। ओके, चाइना का आप देख सकते हैं, जो जैसे हमारा निफ्टी 50 है ना, उनका शंघाई ऐसा कुछ नाम है उनका, जो मतलब मेन इंडेक्स है उसका नाम है। ओके, शंघाई कंपोजिट है। ओके, अब मैं ये शंघाई कंपोजिट का ना 10 साल का चार्ट मैं आपके लिए खोल के ले आया हूँ। ओके, मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैं आपके लिए बहुत रिसर्च करके लाया हूँ। ओके, तो खैर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये साल 2018 है, ये 2021 है और यहाँ कहीं पे 2015 था। अब देखिए, अब 2015 के आसपास भी मार्केट इनका सेमी लेवल पे था, आज भी सेमी लेवल पे है। मतलब पिछले 10 साल में ये चाइना का जो स्टॉक मार्केट है ना, सिर्फ ये 17-18% का ही रिटर्न दिया। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 17% का रिटर्न। तो आप ये, आप चाइना को तो आपको पता ही है कि इनका भी रिलेशन यूएस से अच्छा है नहीं। ओके, तो वहाँ पे भी जो है मतलब जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब बल्क में नहीं बाई करते। ओके, और अभी ये जो रिसेंटली ये जो इतना जो तेजी है ना, वो क्यों आया वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ओके, तो अब आते हैं मेन बात की, क्या एफआईआई हमेशा ऐसा बिकवाली करते रहेंगे? ओके, तो देखिए ऐसा बात नहीं है। एक स्टॉक मार्केट में एक टर्म होता है वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आप मान लीजिए कि एफआईआई लगातार बेचते जा रहे हैं, तो लेकिन कंपनीज का तो देखिए ओवरऑल ईयर ऑन ईयर तो इनकम बढ़ते ही जाता है। तो एक समय ऐसा आता है ना कि बाजार का वैल्यूएशन बहुत कम जाता है, और जब बाजार का वैल्यूएशन कम हो जाता है ना, तब एफआईआई ना जबरदस्ती घुस के आ जाते हैं बाजार में खरीदारी करने। और ऐसा ही चाइना के भी साथ हुआ है। ओके, आप यहाँ पे चाइना का ये देख रहे हैं ना, ये जो लास्ट 1-2 साल में थोड़ा अच्छा तेजी आया है, ये इसीलिए आया कि उनका जो स्टॉक मार्केट 10 साल से परफॉर्म ही नहीं किया, बट उनका इकोनॉमी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के जो स्टॉक मार्केट है, वहाँ के जो कंपनी है, उनका वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत सस्ता है। तो इसलिए जो है एफआईआई भर भर के वहाँ पे अभी खरीदारी करे रिसेंटली। ओके, तो आप समझे ना ये वैल्यूएशन का खेल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसा नहीं है कि एफआईआई या फिर हमारा मार्केट कभी नहीं भागेगा। ओके, मतलब वैल्यूएशन जब बहुत सस्ता हो जाएंगे तब मजबूरी में आना पड़ेगा एफआईआई को। ओके, ये देखिए वैसा ही है जैसे कि आप रात को कभी-कभार 11 बजे लेट से काम से जब आते हैं, आपको रास्ता पे कोई सब्जी वाला मिल जाता है, वो अपना बचा-कुचा सब्जी ना आपको बहुत सस्ते भाव में दे के बोल देता है कि भाई जाओ ले जाओ। ओके, वैसा ही टाइप का है कि, और जब आपको सस्ते में भाव पे जब देता है तो आप क्या देखते हैं कि टमाटर खराब है या ना, आप देते हैं जो दे रहा है ले लो भाई, ज़्यादा करके दे रहा है ना आप, तो ये सोचते हैं ना। तो ऐसा ही वैल्यूएशन का खेल होता है। ओके, तो ये हो, और उसके बाद एक और रीज़न है कि मतलब जो बाज़ार है। ओके, ये तो एक रीज़न मैंने आपको बता दिया कि वैल्यूएशन जब अट्रैक्टिव होगा तो रिटर्न आ ही जाएँगे एफआईआई। और दूसरा जो रीज़न है जिससे कि एफआईआई मतलब बाज़ार में रिटर्न आ सकते हैं, वो ये है कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अगर पीछे हट जाए। ओके, देखिए ट्रंप का जो खुद के जो इनके जो मतलब एलाइज है, मतलब इनके साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप को लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि आप इंडिया को अलग करके बहुत खराब कर रहे हैं, हम लोग ये जो खेल है हम हार जाएंगे मतलब रशिया और चाइना से, क्योंकि अगर इंडिया उनके साथ चला गया ना तो ये ग्लोबल मतलब मार्केट में एक बहुत मतलब खराब सेंटिमेंट बनेगा यूएस के अगेंस्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी मतलब इसी चीज़ को लेकर वार्निंग किया था कि आप इंडिया से या फिर चाइना से ऐसे नहीं मतलब बात कर सकते जैसे आप बात करते हैं। ओके, और फिर उनके जो खुद के जो दोस्त है वो भी मतलब उन्हें वार्न कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो जब दोस्त दुश्मन सबको मिलकर जब वार्निंग करता है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्रिएट होता होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर वो पीछे हट जाए, आस्ते आस्ते अगर वो टैरिफ्स हटाना शुरू कर दे, तब जो है बेशक एफआईआई रिटर्न आ जाएंगे। ओके, तो ये तो एक मेजर रीजन हो गया कि मतलब एफआईआई का जो कम खरीदारी हो रहा है या फिर बिकवाली एक्चुअली हो रहा है, खरीदारी तो हो ही नहीं रहा है, बिकवाली हो रहा है। ये पहला मेन रीजन है कि मतलब मार्केट क्यों नहीं ऊपर जाता। और दूसरा रीजन है कि देखिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए तो बैंक्स और आईटी को भी तो ऊपर जाना पड़ेगा ना। बैंक आईटी का ही तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है, बट ये तो भाग ही नहीं रहे। ओके,
अब आप पूछिएगा कि तो बैंक और आईटी क्यों नहीं भाग रहे? तो देखिए, ये जो जीएसटी में जो बड़ा जो कटौती किया गया है ना, ये कंजम्पशन को, डेली लाइफ का जो कंजम्पशन है उसको बूस्ट करने के लिए किया गया है, ओके। बैंक का इससे कोई रिलेशन है ही नहीं, ओके। तो बैंक्स को कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, जो कि निफ्टी 50 का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का है। सेकंड जो सबसे ज़्यादा वेटेज है आईटी का, इनको भी कुछ वैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो जब 2 बड़े-बड़े मतलब जो इंडेक्स है, जब उनको ही नहीं बेनिफिट मिले तो फिर बाजार काहे का ऊपर जाए, ओके। बोलिए, ये भी एक रीज़न है, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी तो एकदम फ्लैट था, एक्चुअली आज नेगेटिव भी गया था थोड़ी देर के लिए, ओके। और वैसे जो दूसरा सबसे बड़ा इंडेक्स, वो तो एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, 1% नीचे ही था, ओके। पीएसयू बैंक भी आप देख सकते हैं 1% नीचे ही था, ओके। तो ये भी एक कारण है कि बाजार क्यों नहीं ऊपर गया, क्योंकि जो हेवी वेट्स है, ओके, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक, वो तो भागा ही नहीं, तो फिर बाजार कहाँ से भाग सके, ओके। तो ये था रीज़न, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ओके। ये बैंक और आईटी वाला मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया, क्योंकि ये बहुत आसान था, बट उससे रिलेटेड, बट उसको छोड़ के अगर आप एफआईआई डीआईआई वो वाला जो डेटा है, ओके, ट्रम्प से रिलेटेड, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।